और सोशियोलॉजी ऑप्शनल जैसे स्कोरिंग और टॉपर द्वारा चूज किए गए ऑप्शनल मिलेंगे मेले वाले प्राइस में, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी एजुकेशन। तो अब इंतजार किस बात का, कुछ ही सीटें बची हैं। फटाफट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, अपनी सीट बुक करें और ऑप्शनल मेला से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 8750711100 पर कॉल करें। Offer valid from 15th of April to 20th of April. So hurry up and grab the opportunity. तो कैसे हैं आप सभी? हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? रेडी? स्वागत है आप सभी का और उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। सारे दोस्त तैयार हैं आज एमएपी क्लास में मेंस आंसर प्रैक्टिस, और बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के जो मैसेज आ रहे हैं और जो न्यूज़पेपर में खबरें छप रही हैं और आप तुरंत उस पर रिएक्शन कर रहे हैं और जो क्लास से हमने पढ़ाया उसके साथ आप जोड़ रहे हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग क्लास के साथ जुड़े हुए हैं और आप क्लास की वैल्यू समझ रहे हैं। राइट, सबसे बड़ी बात है कि आप ये चीज समझ पा रहे हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो करंट अफेयर्स के साथ उसकी कितनी वैल्यू है, करंट अफेयर्स में उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। सबसे पहले मुझे बताएं, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सभी दोस्तों को? रेडी? तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की क्लास के लिए तैयार हैं पेन और पेपर के साथ, और हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी क्लास लेके चल रहे हैं। अभी हम जीएस पेपर 1 को डील कर रहे हैं, सोशल इश्यूज यानी इंडियन सोसाइटी को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि सारे दोस्त अच्छे से उसको पढ़ाई करें। इससे पहले हमने कई सेगमेंट देखे। जो हमारा पहला टॉपिक था साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की जो विशेषताएं हैं, डाइवर्सिटी इन इंडिया, हमने ये देखा। हमने ग्लोबलाइजेशन के साथ उसको डील किया और हमने वुमेन एम्पावरमेंट में ज्यादा क्वेश्चन किए, यानी कि महिला सशक्तिकरण, जहां पर मैंने आपको बताया था कि ये यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, जो मेरे पॉइंट्स हैं वो प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखिए क्योंकि मैं स्टैटोडायनामिक मेथड पे आपको पढ़ा रहा हूं। स्टैटोडायनामिक का मतलब होता है स्टैटिक पार्ट, जो उसके 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, और डायनामिक मतलब जो करंट के साथ जुड़े होते हैं। तो मैं जो आंसर राइटिंग करा रहा हूं वो दोनों के साथ मिलाकर करा रहा हूं, क्योंकि आंसर राइटिंग की कई स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है। तो मैं यहां आपको सब्जेक्ट के बारे में भी बता रहा हूं कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। और अगर मैं कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो मैंने बहुत ही डेप्थ में कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किया। मैंने आपसे जो सबसे ज्यादा आपको पसंद आया वो है ग्लोबलाइजेशन को एक नया दृष्टिकोण मैंने आपको दिया, और वो था कि ये बुरा नहीं है। सवाल है कि कौन बी पर और कौन ए पर है। तो ज्यादातर जो पश्चिमी ताकतें हैं, जो वेस्टर्न पावर्स हैं, जो दुनिया भर की इकोनॉमी, दुनिया भर की पॉलिटिक्स और सारे इंस्टीट्यूशन पे जिन्होंने कब्जा जमाया हुआ है, वो पोजीशन ए पर है। तो वो जो है वो क्या होता है, उनको लाभ मिल रहा है। अगर भारत कल को कुछ ऐसा करता है, विश्व गुरु की भूमिका में आता है, अपने योग, अपने दर्शन, अपनी टेक्नोलॉजी, ठीक है, जैसे हम निर्यातक बन जाएं, मान लो रेयर अर्थ मटेरियल लिथियम के बारे में आज बात हो रही है, तो अगर हम उसकी जगह पोजीशन को अपनी चेंज कर दें और हम बी से आ जाएं ए पर, पूरी ग्लोबलाइजेशन का फायदा हमें मिलने लगेगा। हम पूरी दुनिया में ह्यूमन रिसोर्स, अपने कल्चर को लेकर जाएंगे। अभी आपने देखा कि कई देशों में मंदिरों का उद्घाटन होना शुरू हुआ है और बड़े भव्य मंदिर आए, क्योंकि ये क्या होता है, कल्चर, इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, ये कभी अलग नहीं हो सकते, ये सभी आपस में गुथे हुए हैं। तो अब आज हम भारतीय संस्कृति पर जब गर्व कर रहे हैं तो हम इन चीजों को पूरी दुनिया में लेकर जा रहे हैं। आपने बड़े ध्यान से उसको पढ़ा होगा। फिर हमने महिला सशक्तिकरण पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े, जहां पर सोशल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल इंक्लूजन के बारे में बहुत ढेर सारी बात की। साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि हमारी जो डाइवर्सिटी है वो हमारी इनरिचमेंट है। और साथ सबसे बड़ा जो सेगमेंट था, जैसे मैंने आपको ब्रेकिंग इंडिया कॉन्सेप्ट से पढ़ाया राजीव मल्होत्रा की किताब से, कि किस तरह से जो फॉल्ट लाइंस हैं, यानी कि जो भ्रंश है, वो विदेशियों ने हमारे इतिहास के अंदर डाल दिया। इसीलिए इतिहास के पुनर्लेखन की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे देश में। सो लेट्स स्टार्ट, हम लोग इस पे शुरू करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा आने जा रहा है, लेकिन आपकी इन्वॉल्वमेंट मैं चाहता हूं। आज का मुद्दा जो है मैं बता दूं, आज हमारा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन सोसाइटी का, वो है गरीबी और जनसंख्या से संबंधित मुद्दा। ये एक ऐसा मुद्दा है जो 1947 से हमारा एक लक्ष्य रहा है, बहुत चैलेंज रहा है, क्योंकि कई पैरामीटर्स पे अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो हम चाहते हैं कि हमारे लोग गरीबी का सामना ना करें। तो गरीबी क्या होती है, आज मैं इसके बारे में बात करूंगा। किस तरह से किसी राष्ट्र के लिए बहुत ही निगेटिव बातें होती हैं,
गरीबी से निकलने के लिए हमने सबसे पहले सोशलिस्ट मॉडल को अपनाया। तो वो सोशलिस्ट मॉडल क्या है, क्या वो फैबियन जो नेहरू सोशलिज्म, फैबियन सोशलिज्म था, वो हमारे काम आया कि नहीं आया, चाइना मॉडल कैसे हमारा काम कर सकता है, और किस तरह से किसी भी राष्ट्र का जो एक मकसद होता है वो किस तरह से इसमें काम कर सकता है, और हम किस तरह से अपना रास्ता भटक जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। करेंगे आप लोग, हाँ या ना? पहले मुझे जवाब दीजिए। सभी लोग आज मेरे साथ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे? यस, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले शुरू करता हूं। ग्रेट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज के जो है सेगमेंट से, आज के क्वेश्चन से। स्विच करते रहा करो विंडो। चलिए, तो सबसे पहले हम आज से शुरू करते हैं। हमारा सपना कहां है? हमारा सपना है लबासना पहुंचेगा। ये वो गेट है जिसको खोलने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। ये वो जगह है, इस गेट के उस पार तुम्हारी दुनिया है, इस गेट के उस पार सब कुछ है। ये लबासना का गेट है, और ये फौलाद से बना गेट, इसको तोड़ने के लिए तुम्हें अपनी सारी दृढ़ इच्छा शक्ति को लगाना पड़ेगा, सारी पावर को लगाना पड़ेगा। ये गेट खोलना हर किसी के बस में नहीं होता है, लेकिन जो इस गेट को खोल देते हैं उनके लिए अपार संभावनाओं का गेट खुल जाता है। और इसीलिए मैंने एक लाइनें लिखी थी, मैं हर वर्ष लबासना जाता रहता हूं, फिर जो है मैं पहुंचने वाला हूं। मन उनका दुनिया में कहां लगे, मन उनका दुनिया में कहां लगे, जिनके दिलों में लबासना बसे। तो जिसके दिल में लबासना आ गया, उसको दुनिया की फिर कोई भी अच्छी से अच्छी चीज उसको अच्छी जो है नहीं लग सकती, आकर्षित नहीं कर सकती, क्योंकि उसको पता है कि ये दरवाजा उसे खोलना है। ये जो रास्ता जाता है उसके सपनों की दुनिया में जाता है। इस बात को याद रखना, और इसी दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ इस क्लास को बहुत संजीदगी और बहुत ही शिद्दत से करना। राइट दोस्तों? चलिए, तो जैसा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे पता चला उस दिन तो मैं जब उठा तो ढेर सारे मैसेजेस आए, जिसमें एक ये मैसेज था कि विश्व बैंक के अध्यक्ष ने की भारत में महिला सशक्तिकरण की सराहना। ठीक है, और यहां पर जो बातें मैंने क्लास में कही थी हूबहू है। कई बच्चों ने कहा गुड मॉर्निंग सर, डायरेक्टली मैप क्लास से आपने पढ़ाया था डिजिटल इंक्लूजन, और आज न्यूज में छप गया है। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया में हो रहे वुमेन एम्पावरमेंट की तारीफ की है, डिजिटल ट्रांजेक्शंस के लिए अवेयर प्लस स्किल। थैंक यू सो मच सर। तो ये बता रहा है कि हम लोग जो है वो सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और आप भी इसी तरह से जो है वो एड ऑन करते रहेंगे। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस में कितने लोगों ने टेस्ट किया था। मैंने आपको बताया था, कितने लोगों ने इसमें टेस्ट देना शुरू कर दिया? सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। यहां पर मेंस आंसर प्रैक्टिस और टीचर असाइनमेंट है। टीचर असाइनमेंट में समिता मैम जो सोशल इशू पढ़ा रही हैं उनका असाइनमेंट है, और मैंने उस दिन भी आपको दिखाया था कि 6 बच्चों ने असाइनमेंट जो है सबमिट किया था। कितने नए बच्चों ने इसको असाइनमेंट सबमिट कर लिया, चलो देख लेते हैं। ठीक है, यहां से हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से ही, कि आपने इसको क्वेश्चन को किया या केवल आप फट्टू हैं, ये जानना मेरे लिए बड़ा जरूरी है। तो 1 2 3 4 4 4 4 5 6 7 8 9 10 11, सिर्फ 11, यानी 5 बच्चों ने इसको लिया आंसर को। 6 उस दिन थे, आज 11 हो गए हैं। इसका मतलब है कि आप लोग इस क्लास का महत्व तो नहीं समझ पा रहे हैं। तो क्यों ना मैं इसको पेड क्लास में कन्वर्ट कर देता हूं। राइट, मैं इसको पेड क्लास में कन्वर्ट कर देता हूं, और क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और आप उधर से कुछ लिख नहीं रहे हो, आप इसको सिर्फ सुनने आए हो। और यहां पर ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस में सारी सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाइए, क्वेश्चन उठाइए, कोई पैसा नहीं देना है, आप आंसर लिखिए, हम यहां पर उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए मतलब ये चीजें करना। मुझे लग रहा है कि आप प्रैक्टिस करने से बहुत डर रहे हैं। सो लेट्स थिंक इट, इसको समझते हैं आगे हम लोग क्या हो सकता है। चलिए ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की, और साथ ही साथ बताता चलूं कि अब अंतिम दिन बचे हुए हैं ऑप्शनल के। ठीक है, तो ऑप्शनल मेला का फायदा उठाइए। कितने लोगों ने जुड़ लिया ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ? ज्योग्राफी ऑप्शनल 7999, और राजनीति विज्ञान 7999,
सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ जुड़ जाइए। एक अनाउंसमेंट और कर दूं, कुछ बच्चे जो है छूट गए थे, और उन बच्चों के साथ जरा मैं एनसीईआरटी के बारे में बात कर लेता हूं। तो एनसीईआरटी आंदोलन हमारा शुरू हो रहा है 20 अप्रैल पॉलिटी से शुरू कर रहे हैं हम लोग, थर्सडे से। पॉलिटी यानी सुमित सर जो है एनसीईआरटी आंदोलन में इस बार पढ़ा रहे हैं, तो सुमित सर के साथ हम जुड़कर अपनी चीजों को आगे लेके जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी आंदोलन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डिस्काउंटेड रेट पे जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं वो इसके साथ जुड़ जाएं। लास्ट में मैं आपसे गुरुकुल के बारे में बात करूंगा। लेट्स स्टार्ट। आज का क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आज का, और सिलेबस से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, काफी डेप्थ में क्वेश्चन है। चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। और वो है कि गरीबी उन्मूलन की एक अनिवार्य शर्त गरीबों को वंचितता के प्रक्रम से विमुक्त कर देना है। बहुत, ये इसको बोलते हैं, कैसा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्वेश्चंस। क्या बोलते हैं इसको, ये कथन प्रश्न है, एक कथन कहा जा रहा है। ये जीएस पेपर 1 का सेगमेंट है। गरीबी उन्मूलन की एक अनिवार्य शर्त गरीबों को वंचितता के प्रक्रम से विमुक्त कर देना है। उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस कथन की पुष्टि करिए। एन एसेंशियल कंडीशन टू इरेडिकेट पुअर्टी इज टू लिबरेट द पुअर फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डिप्रीवेशन। सब्सटेंस दिस स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। यानी कह रहा है कि ये स्टेटमेंट जो दिया है इसको मैंने नंबर 1 कर दिया है, ठीक है, बड़े ध्यान से। इसको मैंने बोला नंबर 1, उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस कथन की पुष्टि करिए। ये 2 है। यानी कह रहा है कि इसको आपको क्या करना है, यहां पर आपको इसके बारे में कंप्लीट इसको कर देना है, ठीक है, इसको कंप्लीट कर देना है। चलिए, जी हां, जैसा बताया गया कि 2016 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2016 का। तो गरीबी उन्मूलन की एन एसेंशियल कंडीशन टू इरेडिकेट पुअर्टी इज टू लिबरेट द पुअर फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डेप्रीवेशन। वंचितता के वक्रम से विमुक्त कर देना है। अब सवाल यह है कि इस क्वेश्चन के मतलब क्या है, इस क्वेश्चन के डायमेंशन क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। तो अब ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारा जो है वो चलना शुरू हो जाता है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको समझते चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहां पर जो है एक स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, समझ गए ये किसको है। तो गरीबी को आपको इसमें उन्मूलन, इसमें जो है वो है आपका इरेडिकेट पुअर्टी। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट कि गरीबी से निकालना है। कहता है कि एक अनिवार्य शर्त, यानी ये होनी ही चाहिए, इसके बिना नहीं हो सकती, और वो है गरीबों को वंचितता के प्रक्रम से विमुक्त कर देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। अब कहता है कि इसको उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उस कथन की पुष्टि, यानी कि वो क्या तुमसे मांग रहा है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ क्वेश्चन, स्टैटोडायनेमिक। अब इसकी समझ रखो, ठीक है। जो ये सेकेंड पार्ट है, कहता है उदाहरण प्रस्तुत करते हुए। जो जितना ये न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो, जो सरकार की प्रोग्राम एंड पॉलिसी चलती है, अगर आप यहां पर वो एग्जाम्पल दे पाते हो, अगर आप उस एग्जाम्पल को समझ पाते हो, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको करंट से जुड़ा हुआ कोई एग्जाम्पल यहां रखना है, तभी आपके मार्क्स जो होंगे वो यहां पर आपके लिए सही तरीके से काम करेंगे। रेडी? तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। डन है दोस्तों? अब इसमें क्या करोगे? सबसे पहले तो गरीबी उन्मूलन हमारा मकसद है कि भाई हमारे लोग जो है गरीबी से, लेकिन वंचितता के प्रक्रम से विमुक्त, इसको कितने लोग समझ पाए हैं? इज टू लिबरेट टू द पुअर फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डेप्रीवेशन। कितने लोग समझ पाए हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है? प्लीज सब लोग मुझे बताएं, कितने लोग इसको समझ पाए हैं?
आइए अब समझते हैं, बड़े ध्यान से इसको समझाता हूं। ये हमारा गजोधर है और ये हमारा गिरधारी है। ये बहुत डेप्थ का कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला था। बड़े ध्यान से समझना, हमारे दो केस हैं, हमारा एक गजोधर है और हमारा एक गिरधारी है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब क्या है, एक अच्छा जीवन जीने के लिए इसको चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, इसके पास जो कहते हैं वंचितता, वंचित होने का मतलब, डिप्रिवेशन का मतलब है कि जो मुझे अपनी मिनिमम लाइफ को सस्टेन करने के लिए चीजें चाहिए वो मुझे नहीं मिल रही हैं। हम गरीबी को ज्यादातर, जो वर्ड गरीबी है उसके लिए हमारे यहां सरकार ने गरीबी रेखा बना रखी है, पुअर्टी लाइन बोलते हैं, पीएल। ठीक है, तो बीपीएल वर्ड हो गया बिलो पुअर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, कि भैया इतना पैसा है तो तुम गरीब हो, इतना नहीं है तो तुम गरीबी रेखा से ऊपर हो, गरीबी रेखा से नीचे। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, अब हुआ क्या कि हमारे इन दोनों लोगों को अपना जीवन चलाने के लिए कुछ सस्टेनेबल इनपुट चाहिए होता है। चलिए भाई देख लेते हैं। अब हुआ क्या, बड़े ध्यान से समझना, कि इनको स्वास्थ्य चाहिए, हेल्थ, दे नीड हेल्थ। इनको जो है वो क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए इनके बच्चे के लिए। इनको जॉब चाहिए, कुछ भी ऐसा जो है वो इनको कम से कम मान लो कोई भी सिक्योरिटी चाहिए इनको, चाहे वो अनाज की हो, चाहे वो जॉब की हो, किसी भी चीज की सिक्योरिटी चाहिए। ये दोनों की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है, हाँ या ना, बताते जाओ बड़े मजे से। अब हुआ क्या कि गरीबी को हमने ये समझा कि इतना पैसा दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मान लीजिए हमने इसमें जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो अलग तरीके से बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा गजोधर, ये गिरधारी है। गजोधर के पास 100 रुपए हैं और गिरधारी के पास 150 रुपए हैं। ठीक है, कौन ज्यादा अमीर है तुम्हारे हिसाब से इस समय? जल्दी सब लोग बताओ, कौन ज्यादा अमीर है, गजोधर या गिरधारी? अब समझना, कौन ज्यादा अमीर है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ। इसके पास 100 रुपए है और इसके पास 150 रुपए हैं। हु इज मोर बलशाली, राइट? अरे बबीता थोड़ा धैर्य रखो, समझा लेने दो। ठीक है, तुम तो पहले अभी चुल हो गया कि भैया पता नहीं क्या करें इसमें। सुनो ध्यान से कि वंचितता वर्ड को समझो तो पहले, नहीं समझ पा रही इसलिए नहीं लिख पा रही हो। एक काम करो, किताब अपने सर के ऊपर रख लो, हो सकता है अंदर कुछ ड्रॉप आ जाए जो है उसके, ताकि तुम लोग जो है वो पढ़ सको उसमें। हाँ, तो ये तुम्हें देखने पे लग रहा है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अभी क्या हुआ, सरकार ने कुछ बड़ी सुविधाएं दे रखी थी, जैसे फ्री या अफोर्डेबल हेल्थ दे दिया। मान लो आरटीई के अंदर राइट टू एजुकेशन में गरीब भी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है। ठीक है, मान लो जॉब गारंटी दे दी या जो है वो भत्ते दे दिए। ठीक है, तो ये तमाम तरह की चीजें सरकार ने कर रखी हैं। अब गजोधर को ये सारे लाभ मिल गए हैं। ठीक है, वो किसी भी अस्पताल में, मान लो सरकार ने आयुष्मान योजना चला दी या स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी कोई योजना चला दी कि भाई तुम्हें इतने लाख तक का इलाज हम तुम्हें करके देंगे, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारी जेब में पैसे हैं नहीं है कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, सरकारी स्कूल चकाचक कर दिए गए हैं, या तुम्हें राइट टू एजुकेशन में तुम्हारे बच्चे को पढ़ाने के लिए सुविधा मिल गई है, वहां मिड डे मील में हम खाना भी दे देंगे, तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बच्चे को जो खाना कहां से देंगे, बोले हम दे रहे हैं। ठीक है, या तुम्हें हम जॉब गारंटी दे रहे हैं, मनरेगा में हम तुम्हें लेके जा रहे हैं, या फलाना XYZ कर रहे हैं। अच्छा, गिरधारी को यह चीज नहीं मिली, फॉर एग्जाम्पल ये चीज नहीं मिली। अब मुझे बताओ, जो मूलभूत सुविधाएं थी, जो मूलभूत सुविधाएं थी वो किसके हिस्से में आ रही हैं? जो हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी आ रही है, वो गजोधर के हिस्से में आ रही है, गिरधारी के हिस्से में आ रही है? गिरधारी के पास पैसे ज्यादा हैं, लेकिन जब ये पैसे लेकर हॉस्पिटल जा रहा है तो इसको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, आउट ऑफ द पॉकेट हो जा रहा है, नहीं खर्च कर पा रहा है। ये कुछ और भी कारण हो सकते हैं। मान लो गिरधारी एक ऐसे इलाके में लिख रहा है जहां हॉस्पिटल ही नहीं है, जहां सड़क ही नहीं है, जहां एजुकेशन के लिए स्कूल ही नहीं है। अभी आपने देखा एक बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है जहां वो प्रधानमंत्री से अपील कर रही है कि हमारे कश्मीर में भी, हमारे जो है जम्मू संभाग में भी हमारे लिए अच्छे स्कूल बनवा दीजिए। हाँ या ना? अभी आपने सुना होगा। तो वो बच्ची के पास सब कुछ होने के बावजूद स्कूल नहीं है। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में से बहुत से जहां हेल्थ फैसिलिटी, जहां स्कूल फैसिलिटी, सड़कें नहीं है हमारी। जैसे अभी आपने देखा जब हमारी ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट थी चानू जी, तो उनका स्टेटमेंट आया कि मुझे ट्रकों पे बैठ के जाना पड़ता था प्रैक्टिस करने के लिए, कोई सुविधा ही नहीं थी, कोई स्टेडियम नहीं था।
तो वंचना जो वर्ड होता है, जो डेप्रिवेशन वर्ड होता है, बड़ा गहरा शब्द है वंचना। ठीक है, अगर मेरी मूलभूत सुविधाएं बिना जेब में पैसा हुए भी पूरी हो सकती हैं तो मैं वंचित नहीं हूं। यह बड़ा गहरा कॉन्सेप्ट है। हां या ना समझ में आया? अब तुम्हें गजोधर और गिरधारी समझ में आ गया कि गजोधर के पास पैसे नहीं है या कम है, इसके हिसाब से गरीबी रेखा से नीचे है, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, या कल को सरकार ने उसके लिए कोई बीमा निकाल दिया, उसके लिए कोई कौशल विकास कार्यक्रम फ्री में चला दिया। यही तो, इसीलिए तो कहते हैं करंट अफेयर्स पढ़ना जरूरी है। मान लो इसकी महिला के लिए, घर की जो महिला है, पोषण अभियान चला दिया, मातृत्व सुरक्षा चला दी है, सारे प्रोग्राम है, तो फ्री में डिलीवरी हो रही है, उसके बाद जो है पोषण भी दिया जा रहा है, आंगनबाड़ी के कार्यक्रम के माध्यम से जो है पोषित खाना भी मिल रहा है। तो क्या हुआ? इसकी सुरक्षा का जाल बढ़ गया, अब ये वंचित नहीं रह गया। और ड्यू टू लैक ऑफ मनी और ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लो पैसे भी है इसके पास लेकिन हॉस्पिटल ही नहीं है, कोई एजुकेशन का कोई संस्थान ही नहीं है, नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी नहीं है, या जम्मू में सुरक्षा की वजह से, कश्मीर में आतंकवादियों की वजह से स्कूल में कोई जा ही नहीं रहा है, नक्सलाइट इलाके में कोई नहीं जा रहा है, तो क्या होगा? ये वंचित हो जाएगा। इट्स नॉट अबाउट मनी ओनली, बहुत डेप्थ का कॉन्सेप्ट है। अमर्त्य सेन को डेवलपमेंट एज फ्रीडम में इसीलिए नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने गरीबी के इतने व्यापक आयाम दिए थे। मान लो ये पैसे भी होते और ये जो है वो नक्सलाइट इलाके में, नक्सलियों ने कहा कि यहां स्कूल नहीं चलने देंगे, स्कूल था उसको बम से उड़ा दिया, तो क्या आप अपने बच्चे को एजुकेशन दे पाएगा? क्या वो बच्ची जो है, जो जम्मू संभाग में जिसने वीडियो डाला, उसको एजुकेशन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। मान लो आतंकवादियों के डर की वजह से डॉक्टर हॉस्पिटल में आ ही नहीं रहा है, तो पैसे लेके भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम वंचित हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिक्योरिटी, लैक ऑफ कनेक्टिविटी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर है? तो कौन वंचित हुआ? पैसे इसके पास कम है या नहीं है, लेकिन इस तक अगर सरकार सुविधाएं पहुंचा दे रही है, सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल जा रहा है, जो डीपीएसपी के अंतर्गत जो कल्याणकारी राज्य बनाने की हमने अवधारणा रखी है वो हम तक पहुंच जा रही है, ये वंचित नहीं है। क्लियर है? तो वंचना शब्द यानी डेप्रिवेशन जो होता है, किसी भी कारण से मेरी मूलभूत जो बेसिक एमिनिटीज है वो मुझ तक ना पहुंच पाना। कितने लोगों को समझ में आ गया आप गजोधर और गिरधारी की कहानी से? तो वो कोई भी कारण हो सकता है सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर ना दे रही हो, मान लो हॉस्पिटल यहां से 200 किलोमीटर दूर है और सड़क ही नहीं कोई जाने का, तो तुम कभी भी उस हॉस्पिटल सुविधा का लाभ नहीं उठा पाओगे। स्कूल नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, जैसे अभी वो बच्ची ने वीडियो डाला कि पता चला कि वो 15 साल से वो डेवलप ही नहीं हो पा रहा, 15 साल पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, फंड ही रुक गया। तो आप भले चाहे आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लॉन्च करो, सभी बेटियों को पढ़ाने के लिए करो, जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं तो बेटी पढ़ेगी कहां से? मान लो किसी इलाके में जो है सुरक्षा ही नहीं है, तो कहां से हेल्थ और एजुकेशन की बात आएगी, रोजगार की बात कहां आएगी? रोजगार तो तब मिलेगा ना जब वहां पर इंडस्ट्री आएगी, वहां पर निवेश होगा। अब पता चला कौन निवेश करेगा? वहां अपराध है, वहां अपहरण है, माफिया है, वहां पर नक्सलाइट है, तो कोई भी वहां नहीं जाएगा। तो कई कारणों से वंचना शब्द आ जाता है, और इसके लिए आप तमाम तरह के एग्जाम्पल दे सकते हैं, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। अभी आप देखिए सरकार नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के लिए कितना प्रयास कर रही है, क्योंकि वहां रेलवे नहीं है, वहां कनेक्टिविटी नहीं है। 4-4 महीना जब ब्रह्मपुत्रा नदी में बाढ़ आता है तो वो पूरा आसाम से आगे का पूरा क्षेत्र कट ऑफ हो जाता है। अब जाकर जो भूपेन हजारिका पुल बना या और तमाम तरह के नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे, कनेक्ट हो रहा है। कश्मीर हमारे साथ कनेक्ट ही नहीं था, कश्मीर को कनेक्ट करना हमने शुरू किया। अब आप देखिए जो आर्क ब्रिज बन रहे हैं, तमाम तरह के जो है टनल्स बन रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो वंचना बहुत गहरा शब्द होता है, इसमें सोशियो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल हर तरह की चीजें शामिल होती हैं। इसीलिए जब नक्सलाइट के खिलाफ सरकार जो है वो जब हमारे सीआरपीएफ को उतारती है तो साथ ही साथ वहां पर तमाम ऐसे प्रोजेक्ट भी लेकर आती है कि वहां के जो यूथ है उनको मुख्य धारा से कनेक्ट किया जा सके। क्लियर है? अब समझ में आए वंचना शब्द यानी डिप्रीवेशन किसे कहते हैं? यस या नो? हाँ, वो जो जिन्होंने देवी जी ने कहा था कि समझ में नहीं आ रहा क्या लिखें, इससे इजी एग्जांपल नहीं हो सकता। चलो भैया, यस, तो चलिए भाई, क्लियर हुआ?
तो किसी भी कारण से अगर मुझे जो चीज चाहिए बिना मेरे पैसा खर्च किए, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्री में चले जाओ, तो जितनी भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, ये नॉर्वे, स्वीडन, ये सब तुम देखोगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे टॉप पर बैठी होती हैं। कभी भी देखना, किसी भी साल, ठीक है, ये सबसे टॉप पर होती हैं। अब यहां पर जो मैक्सिमम एजुकेशन है वो गवर्नमेंट सबको एक समान पहुंचा, चाहे अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, कोई टेंशन नहीं है, सबको एक समान मिलता है, सबको एक जैसे जो है लेबर लॉज हैं, इतने घंटे ही काम करने से ज्यादा अगर कोई कंपनी काम कराती है तो उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। सैटरडे नाइट्स के बाद अगर बॉस मेल कर दे, ऐसे ऐसे देश है यहां पे कि अगर आप मेल कर दो ये काम कर देना, जेल हो जाती है। कि आप बाकी समय वीकेंड पे अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए क्वालिटी ऑफ जो है लाइफ पे आप ध्यान दीजिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए। इसीलिए जीवन प्रत्याशा, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब में ये टॉप पे बैठे हुए हैं। हमारे यहां गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा, अमीर का बच्चा बातें कितनी भी कर ले, वो चले भले चाहे शिक्षा मंत्री हो जाए, उसका बच्चा पढ़ेगा प्राइवेट स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल में, दूसरे के बच्चे को बहुत ज्ञान देंगे। तो हमारे यहां सिंपल ये सिस्टम डिवाइडेड है, आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हो। तो यहां पर क्या होगा, आपको उस वंचना से उसको निकालना होगा। क्लियर? मजा आया कॉन्सेप्ट में? तो पुअरिटी क्या है? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार गरीबी एक ऐसी स्थिति जो भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ सुविधाओं, स्वच्छता की सुविधा यानी टॉयलेट फैसिलिटी होनी चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए। गरीब मतलब क्या होगा? गंदा पानी, अमीर मतलब आरओ का पानी, लेकिन सबको एक बराबर जो है पेयजल मिले, स्वच्छता मिले, टॉयलेट की फैसिलिटी मिले, जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके सब लोग साथ जुड़े, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, सूचना। सूचना भी एक बड़ी पावर हो गई है कि जो इंफॉर्मेशन है वो सबसे बड़ी पावर, वो भी उन तक पहुंचे। ठीक है, तो बुनियादी मानव आवश्यकताएं यानी जो हमारी बेसिक नीड है, एक इंसान होने के नाते जो हमारी बेसिक नीड है वो हमारी फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, वो फुलफिल होनी चाहिए। क्लियर है? इट डिपेंड्स ऑन द इनकम डिपेंडेंसी एज वेल एज एक्सेस टू सर्विसेज। अब देखो, हिंदी में भी कर दिया, इंग्लिश में भी कर दिया, कई बच्चे मांग रहे थे। तो ये पीडीएफ कहां मिलेगी? ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पर आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कर लीजिएगा। अच्छा, किसी भी देश की जिम्मेदारी होती है वो अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को गरीबी से निकाले। इसलिए क्या करना पड़ता है? जैसे अभी किसी ने लिखा रोटी, कपड़ा, मकान, अब इससे आगे बढ़ गए, रोटी, कपड़ा, मकान, टॉयलेट, पानी और डिजिटल इंक्लूजन। क्योंकि भारत अब एक और तरह से विभाजित हो रहा है, वो है डिजिटल डिवाइड। एक नया शब्द आ गया है। आज किसके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी है और किसके पास नहीं है, यह भी एक विभाजन का कारण है। एक नया शब्द आया, डिजिटल डिवाइड। और क्योंकि आज अगर आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, आपके पास संचार तंत्र है, तो आप आसानी से कई चीजें अपने आप हासिल कर सकते हैं। जैसे अभी आज की डेट में एग्जांपल देता हूं, बहुत से गांव देहात के बच्चे ऐसे, आपने भी देखा होगा, बताइएगा कितने लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं, जो क्या कर रहे हैं, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे अपने चैनल बना के फ्री ऑफ कॉस्ट अपने मोबाइल से वो नए नए तरह के काम कर रहे हैं। कोई अच्छा गाना गा रहा है, कोई अच्छा डांस कर रहा है, और वो इन्फ्लुएंसर बन गए, मतलब वो हिट हो गए हैं, उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं और उनके रेवेन्यू अच्छे आ रहे हैं, और वो सेलिब्रिटी के रूप में जो गांव देहात में बैठे हुए दूर दराज के इलाके में, हाँ या ना मुझे बताइए। तो जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से आज वो अपने परिवार के लिए इनकम जनरेट करके दे रहे हैं, अपने टैलेंट को वो दिखा रहे हैं। गांव देहात के बच्चे जो है गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और वो पूरी दुनिया देख रही है, वायरल हो रहे हैं। और ना सिर्फ वायरल हो रहे हैं, वो अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो आज की डेट में डिजिटल इक्विपमेंट्स और डिजिटल कनेक्टिविटी भी गरीबी के साथ जुड़ गई है। वक्त के साथ ये आयाम बदलते रहते हैं, और अभी भी भारत की 28% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। और भारत की आबादी का मतलब हुआ कि ये संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये 32-33 करोड़ के ऊपर है। कई देशों की कुल आबादी से ज्यादा हमारे देश में गरीब रहते हैं, और इनको मुख्य धारा में लाना, इनको वंचना से बाहर निकालना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, और हमें बहुत इंटेंसिफाइड इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए होता है। इसीलिए कई लोग जब कहते हैं अरे सरकार सब कुछ निजी हाथों में दे रही है, सरकार सब कुछ बेच रही है, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि भारत की बात हो रही है, 1 अरब 40 करोड़ लोगों की बात हो रही है। कोई छोटा मोटा देश नहीं है जहां के कुछ लाख या कुछ करोड़ की आबादी हो, ये अरब वाली आबादी की देश हो रही है। और अगर हम इतना स्लो प्रोसेस रखेंगे जहां पर बहुत धीरे धीरे ऊपर से कुछ पैसा चलेगा,
और धीरे धीरे कई सालों बाद गांव पहुंचेगा, उतनी देर में लोगों की जिंदगी तबाह हो पाएगी। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत इंटेंसिफाइड इकोनॉमिक एक्टिविटी करना पड़ेगा, हमें ग्रास रूट लेवल पर बहुत इंडस्ट्रीज को आगे ले जाना पड़ेगा, ताकि हम तेजी से लोगों को गरीबी से बाहर निकाल सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें। क्लियर है दोस्तों? क्या क्या चीजें बहुत जरूरी हैं, चलिए हमें देख लेते हैं। पहला है प्राइमरी एजुकेशन, राइट। तो एजुकेशन, मैंने पहले भी कहा कि शिक्षा शेरनी के दूध की तरह होती है, जैसे अंबेडकर साहब ने कहा था। वो इसलिए क्योंकि एजुकेशन ही वो चीज है जो आपको आगे बढ़ने का रास्ता देती है। लास्ट टाइम में भी याद होगा, लास्ट क्लास में मैंने जब क्लास लिया था तो मैंने एक जो है सिविल सर्वेंट की स्टोरी डेवलप जो है आपको बताई थी। तो उसके पिता की डेथ हो गई, घर में सब कुछ बर्बाद हो गया, घर में कमाने वाला कोई नहीं, लेकिन क्या चीज थी जिसकी वजह से वो सिविल सर्वेंट बना, और वो थी एजुकेशन। तो एजुकेशन वो चीज होती है जो आपको किसी भी रास्ते पे आगे जाने का मौका देती है। आप जो चाहे असंभव से असंभव काम कर सकते हैं। और आप आश्चर्य करेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में पढ़िएगा, महान अर्थशास्त्री रहे, भारत के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री दोनों रहे, वो रोड साइड स्कॉलर रहे। मोन्टेक सिंह अहलूवालिया के बारे में पढ़िएगा, योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे। ये सभी ऐसे थे जो जिन्होंने, जिसे कहते हैं एक बहुत फुल ब्राइट स्कॉलरशिप होती है, रोड साइड स्कॉलर्स होते हैं, यानी वो निर्धन बच्चों को चुन चुन के उनको जो है स्कॉलरशिप दिया जाता है। विदेशों में ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट है। तो हमारे यहाँ अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आप टैलेंटेड हैं, तो आपके लिए 50 रास्ते खुल जाते हैं, राइट। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे स्वास्थ्य सुविधाएं, ठीक है, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस कहानी में क्या बात थी कि उसके पिता शराब पीने लगे और पिता के इलाज में घर का सारा कुछ तबाह हो गया। तो हमारे यहां देश में आज भी इसको आउट ऑफ द पॉकेट बोलते हैं, इसको आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस करते हैं, क्योंकि गरीब आदमी खर्च को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तीसरा, साफ सुथरा पेयजल और स्वच्छता। तो गंदा पानी पियोगे बीमार पड़ोगे तो तुम्हारी जीवन प्रत्याशा भी कम होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होगी, और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, आप कभी भी इसके साथ सरवाइव नहीं कर पाओगे और बीमारी के इलाज में पूरा परिवार गरीबी के अंदर में चला जाएगा। और अगली चौथी चीज है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी राजनीतिक भागीदारी, यानी आप अपनी ताकत को पहचानो, आप पावर के साथ जुड़ो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, और अपने लिए डिसीजन ले सको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये चारों होते हैं। क्लियर है? इंग्लिश में भी दे दिया है मैंने, यानी एजुकेशन, हेल्थ, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो सभी वर्गों का जब पार्टिसिपेशन होगा, जैसे आज हमारी राष्ट्रपति श्रीमती जो है, माननीय राष्ट्रपति जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समुदाय से आती हैं। एक ऐसा समुदाय जिसको कभी राजनीति या मुख्य धारा में कभी जोड़ने की बात ही नहीं होती थी, लेकिन ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है कि आज वो हमारे राष्ट्र की प्रथम नागरिक हैं, माननीय है वो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए कि जब वो राष्ट्रपति बनी तो आदिवासी समुदाय में एक बहुत उत्साह संचार होता है कि हमारे बीच से भी कोई निकलकर इस राष्ट्र में क्या कर सकता है, वो राष्ट्रपति के पद तक पहुंच सकता है, वो माननीय के पद पर पहुंच सकता है। ये चीजें बहुत ज्यादा शक्ति देती हैं, लोगों को उत्साहित करती हैं, लोग आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं, और जब खुद से आगे प्रेरित होते हैं तो वो गरीबी रेखा से आसानी से बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें क्या क्या करना होगा। अब करंट से यहां आपको जोड़ना गया इसके आंसर में, जैसा मैंने आपको बताया था। तो मनरेगा हो गया, तो मनरेगा क्या काम करेगा, 100 दिन रोजगार की गारंटी देगा या भत्ते देगा, तो सुरक्षा देने की बात कर रहा है। तो वंचना से बाहर निकालने के लिए गारंटी बहुत जरूरी है। शिक्षा का अधिकार, आरटी मैंने बताया आपको। तो भाई चाहे गरीब का बच्चा हो, भैया पढ़ेंगे अच्छे स्कूल में, हम सीटें रिजर्व कर दे रहे हैं, कोई ना नुकुर नहीं, बताया अभी। कौशल भारत मिशन की बात करें, स्किल इंडिया, तो स्किल इंडिया क्या काम कर रहा है, स्किल इंडिया आपको स्किल दे रहा है। मान लो कोई महिला है, सरकार ने कहा तुम्हें बेत की टोकरी फ्री में बनाना सिखाएंगे, तो कल को जब वो महिला स्किल्ड हो जाएगी तो अपने बनाए हुए सामान को पूरी दुनिया में बेच सकती है, भारत के बाजार में बेच सकती है और पैसा कमा सकती है। किसी को लकड़ी की कुर्सी बनाना सिखा दिया, किसी को कोई और काम बनाना सिखा दिया, तो स्किल क्या होगा, फर्दर इंप्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आपको आगे लेकर जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो नेशनल हेल्थ हमारा मिशन है, तो ये प्रोग्राम एंड पॉलिसी कहां है, वो काम करेगी कि भाई आपको सरकार पैसे दे रही है कि अगर आप बीमार पड़ गए, कोई भी संकट है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, हम हैं यहां पे। मेक इन इंडिया कि भारत में बनाओ। अभी आपने कल का पेपर पढ़ा, करंट, मगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप लिख लीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लिख लीजिए, नहीं होगा, फालतू में अपना टाइम बर्बाद करो। कल मुझे, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपने देखा होगा जो मुद्रा और स्टार्टअप के बारे में कल एक रिपोर्ट आई है, किसने किसने पढ़ा, नहीं पढ़ रहे हो तो शर्म की बात है कि मतलब 199 रुपए में हम लोग हिंदू पढ़वा रहे हैं
उसके बावजूद भी आप में से कई ऐसे लोग हैं 199 रुपए में अपना जीवन बर्बाद करने के लिए तैयार बैठे हैं। हम 199 नहीं देंगे, हम अपना पूरा जीवन तबाह कर लेंगे। हम 8-10 हजार रुपए की पूरी जिंदगी भर नौकरी करेंगे, वो हमारा मंजूर है, लेकिन हम कोर्स नहीं ज्वाइन करेंगे। कल ही एक आया था कि मुद्रा और स्टार्टअप पे कल एक रिपोर्ट आई है कि इससे किस तरह से भारत में खासतौर पे जो महिलाएं हैं और जो पिछड़ी महिलाएं आदिवासी में, उनको कितनी मदद मिल रही है और वो अब स्वयं से इकोनॉमी के अंदर शामिल हो रही हैं। तो नतीजा क्या होगा, भारत में पहले से बड़ी विविधता रही है, भारत में बहुत सी स्किल रही है, उनको रिवाइव करना है, फंड चाहिए। और ये सारे प्रोग्राम निचले स्तर पर बहुत, जिसे कहते हैं ग्रास रूट लेवल या बेस इफेक्ट पे, बहुत तेजी से रोजगार अब जनरेट करने लगे, स्टार्टअप करने लगे, छोटे छोटे स्टार्टअप्स होने लगे हैं वो चीजें भारत में। तो ये जो भारत की बनी चीजों की जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई करने वाले अपने आप आगे आ जाएंगे। जैसे सरकार ने मान लो अभी याद होगा कुल्हड़ मैंडेटरी कर दिया कि भाई कुल्हड़ में ही चाय पिया जाएगा रेलवे स्टेशन पे, तो तमाम तरह के कुम्हार या गांव में छोटी छोटी मशीनें लगाकर लोगों ने कुल्हड़ बनाने शुरू कर दिए। तो जब डिमांड आ रहा है तो सप्लाई करने वाले अब उन कुम्हारों के घरों में अच्छे खासे डिमांड आने लगे। आपने कहा चाइना से हम इस बार कोई भी चीज नहीं लेंगे, तो अब भारत की बनी चीजों की डिमांड करेंगे, तो नतीजा क्या होगा, इकोनॉमी अपने आप जनरेट होने लगे, उनको जॉब मिलेगी, और जैसे ही जॉब मिलेगी वो वैसे भी उनके पास पैसे आने शुरू होंगे और निर्णय लेने की क्षमता उनकी बढ़ जाएगी। गहरी बात है। सो दीज आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल। तो हम क्या दे सकते हैं कि इसको ठीक करने के लिए, गरीबी नाम की बीमारी को ठीक करने के लिए हमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की जरूरत है। जो पारंपरिक मेथड उससे निकलकर हमें मल्टी डायमेंशनल चीजें कुछ सरकार को देना होगा और कुछ उन्हें प्रेरित करना होगा, जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, कि वो खुद ही गरीबी से बाहर निकल सके। ठीक है, बाहर निकल सके। तो दीज आर द कंक्लूजन, और इसके माध्यम से हम अपने लोगों को वंचना से बचा सकते हैं। लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट था आज की क्लास का वो क्या था, वो था जो मैंने गिरधारी और गदोधर का अंतर बताया कि वंचना शब्द को समझना जरूरी है। हमें लगता है कि इसके पास पैसा होगा तो गरीब है, इसके पास नहीं होगा तो गरीब नहीं। आपके पास पैसा और आप एक ऐसे इलाके में जहां हॉस्पिटल, एजुकेशन, सड़क, बिजली नहीं है तो भी आप गरीब हैं। तो यानी गरीबी क्या है, गरीबी को खत्म करने के लिए तुम्हें बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच करना पड़ेगा। जो बहुआयामी दृष्टिकोण है, यहां जो आंसर में लिखा है, यानी केवल ये एक तरीके से नहीं होगी, गरीब को उठा के उसके बैंक में पैसा डाल दिया और अमीर हो गया, नहीं, वो निकम्मा हो जाएगा। हमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच करना पड़ेगा, और यही मैंने आपको बताया, दिस इज नोन एज, जो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ वंचना, यहां से निकलकर आता है। तो इस तरह से जो हमारी आज की क्लास में जो सबसे कोर कॉन्सेप्ट रहा, वो कॉन्सेप्ट हमारा ये रहा जो हमने अभी रिवाइज किया है। ठीक है, ये तो वंचना शब्द को समझना सबसे जरूरी है। किस तरह से अगर हमें हमारी मूलभूत जरूरतें पूरी हो रही है, मैं टॉयलेट नहीं बनवा सकता, लेकिन अगर सरकार मुझे टॉयलेट बना के दे, प्रेरित करे और कहे कि ओपन डिफिकेशन यानी खुले में शौच से मुक्ति पानी है, हमें भी जैसे गांव के लोगों को भी अधिकार होना चाहिए कि भाई वो गंदे तालाब से पानी ना पिए। आपने देखा होगा तालाब से जाके वहीं पे पशु पानी पी रहे हैं, वहीं पे लोग शौच कर रहे हैं और वहीं से उनको पानी भर के लाना पड़ता है, या कुएं से पानी भर रहे हैं, उसकी साफ सफाई नहीं हो रही है, तो उनको भी पाइपलाइन या जो है हमारी स्कीम्स के अंतर्गत उनको भी स्वच्छ पानी पीने का उतना ही अधिकार है, क्योंकि वो भी भारत के उतने ही नागरिक हैं जितना कोई शहर का व्यक्ति है। तो अगर उसकी बीमारी कम होगी, उसकी खर्चा कम होगा, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे राष्ट्र के लिए एक निधि के रूप में, हमारे लिए एक एसेट है, हमारे संसाधन बनकर वापस आएगा। तो ये बहुत कुछ है इसमें, चाहे आप मूलभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा, तमाम तरह की जो है सहायता, और सबसे बड़ी बात हमने एक नई चीज सीखी, वो है डिजिटल डिवाइड। उस शब्द से बाहर निकलना पड़ेगा, और अगर हम डिजिटल डिवाइड शब्द से बाहर निकल पाते हैं तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। चलें आगे, लेट्स मूव ऑन। तो दोस्तों अब अंतिम चरण में पहुंचना, गुरुकुल के साथ हम लोग जुड़िए। गुरुकुल आप जानते हैं कि ये नोएडा में हमारी क्लासरूम है जहां पे हम ये क्लास शुरू कर रहे हैं मई में, और वी आर गोइंग टू स्टार्ट गुरुकुल। और गुरुकुल के ऊपर मैं एक लेक्चर लूंगा कि किस तरह से हमारे गुरुकुल जो हैं वो हमारी शिक्षा व्यवस्था का कोर हुआ करते थे। आप लोग शायद ये सोचते होंगे भारत में केवल नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला 3 विश्वविद्यालय थे। जब भारत की शिक्षा प्रणाली के बारे में आपको बताऊंगा तो आपका दिमाग हिल जाएगा, किस प्रकार की सिस्टम वहां पे हुआ करता था। और गुरुकुल का मतलब ही था कि हमारी कई तरह के डेवलपमेंट पे स्पेशल फोकस करके चलना।
सो अब इस तरह से अगर हम बात करें तो वही जो है वो हम इन बच्चों के लिए इनवाइट कर रहे हैं, जहां पर टीचिंग और मेंटरशिप दोनों जो है वो इसके साथ जुड़ रहे हैं। और आज भी मैं कई बच्चों की काउंसलिंग करने जा रहा हूं, जिनमें से जो सेलेक्ट होंगे बच्चे वही इसमें एडमिशन ले पाएंगे। सो अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, गुरुकुल वाई लिख सकते हैं, और जिस प्रोग्राम के साथ भी आप जुड़ना चाहें वहां जुड़ सकते हैं। राइट दोस्तों? यस, आफ्टर 12th भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको यहीं रहना पड़ेगा और बहुत ही सख्त, बहुत ही टफ वातावरण में आपको यहां रहना पड़ेगा। लंबी क्लासेस होंगी, टीचिंग, मेंटरशिप, लाइब्रेरी, और लंबे दबाव से निकलना पड़ेगा। तो अब अगर आप इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप काउंसलर को कॉल कर सकते हैं, राइट, और उसके साथ जो है जुड़कर आप इसके विषय में बात कर सकते हैं। मेरा ये कार्यक्रम एमएपी कैसा लग रहा है आप इस पे जरूर बताएं, जुड़िए इसके साथ। राइट, एमएपी प्रोग्राम के साथ जुड़ना शुरू कर दीजिए। इन दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ आप अपना काउंसलिंग भी अपना सेट कर सकते हैं कैसे करना है। और भी जो लोग ऑप्शनल में अभी नहीं जुड़े हैं, अंतिम दिन चल रहे हैं इसके, तो ऑप्शनल के साथ आप लोग जुड़ जाइए, नहीं तो फीस हम जो है बढ़ा देंगे। ये दिल्ली में क्लासेस नहीं है गुरुकुल की, ये नोएडा में है, और नोएडा में लगभग जो खर्च आता है दिल्ली से थोड़ा सा कम है। 12,000 रुपए तक आप जो है वो महीने के हिसाब से इसमें रह सकते हैं। दिल्ली में 15,000 प्लस खर्चा पड़ता है, और साफ सुथरा थोड़ा इन्वायरमेंट है, लेस पॉल्यूशन है, साफ सफाई ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा जहां पर हर समय हम पढ़ने के बारे में केवल बात करेंगे। तो आप अपनी सीट भी बुक कर सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग मुझे बताएं, शेयर करें इसको, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।